इन्फ्लेशन रहा है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन, हमसे जो पहला सवाल आता है, आप भी हमने जब ये स्टडी लिखी तो हमने कहा कि स्टेट बैंक को जो टारगेट रखना चाहिए वो 5% के अराउंड होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो पहला सवाल आता है इवन एक्सपर्ट से भी कि इस तरह पाकिस्तान में तो 10-11% से कम इन्फ्लेशन नहीं होता, तो आप 5% कैसे करता है? एक्चुअली द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। हम ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को अगर वाकई ही लो और स्टेबल इन्फ्लेशन पे डिलीवर कर रहा है तो सबसे पहले जो काम उनको करना पड़ेगा वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन की उनको रिवाइज करना पड़ेगा, फ्रॉम लो, फ्रॉम हाई एंड वोलेटाइल इन्फ्लेशन टू लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। उसके लिए हमारे पास भी है तो 10 people जो इन पे काम कर रहे हैं। I will be introducing them in the second. So this is the kind of structure जो हम आज आपके सामने next 90 minutes में लेके चल रहे हैं। Let me with a big thanks to invite for helpful remarks to Dr. Sajid sir, Vice Chancellor Government College. Thank you, Ji. I'm really grateful of you to use Government College University Forum for such an important discussion. Do we have any foreign speaking who doesn't understand? कोई हमारे उस पर तो नहीं है। चलो फिर ये है कि ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि हम अपनी फॉर्मेलिटी में अंग्रेजी बोलते चले जाते हैं और जो इम्पैक्ट होता है वो सही मानों में जो दिलों पे असर होता है जो कब होना शुरू होता है जब हम बात अच्छी तरह समझ आए और दिल को तो हम मिक्स करते हैं। जो मेन बात है वो ये है कि हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि SDPI एक मेजर थिंक टैंक है हमारे पाकिस्तान का इकोनॉमिक पॉलिसी में, सोशल पॉलिसी में, वो गवर्नमेंट कॉलेज में आकर अपनी मेजर रिपोर्ट्स को लॉन्च करता है, हमारे साथ बैठता है, हमारे बच्चों से डिस्कस करते हैं to pass on my message of gratitude to other colleagues. Then comes the topic of today, State Bank independence. अच्छा मैं ऐसे वाइस चांसलर अगर आके बोल रहा हूँ तो अपनी बस चार चुनने शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाता है। इसमें है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा और एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ है और इनको भी पता है कि अच्छे इकोनॉमिक्स है कि जब हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं तो उसमें से कोई अच्छी बात नहीं होती जब तक हम वो बस जमा करते सीधी सामने करके हट जाएं तो उसमें से फिर बात निकलती नहीं। इसलिए इन्होंने भी शुरू में ये क्रिटिकल बात की कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी होती है कि उससे जो है हम सही मानों में कैप्चर नहीं कर पाते रियलिटी को, परसेप्शन ऐसी होती है। तो इसमें आज हम 3 कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने आज की बात में यूज कर रहे हैं। एक कीवर्ड है इंडिपेंडेंस, दूसरा है क्रेडिबिलिटी और तीसरा है एक्सपेक्टेशन। इंडिपेंडेंस तो चले हमने लॉ बना दिए अच्छे 2021 एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे समझें कि स्टेट बैंक की जो लॉन्ग विश पाकिस्तान स्टेट बैंक की वो पूरी होनी शुरू हो गई। अगर अभी पूरी तरह डिपेंड नहीं हुई या लेकिन एटलीस्ट इन पेपर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट दे हैव दैट independence, which is for many of us actually favor this vehemently and many of us actually oppose this for good reason, not just because PTI is bringing it but also for other तो ये ऐसा मामला है कि जिसमें दोनों साइड जो है बड़ी स्ट्रांगली फेवर करती है बिल्कुल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और इसी तरह की डिबेट हम अपने स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस के लिए भी कर चुके हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए हम बहुत दफा ये डिबेट में शामिल हो चुके हैं कि इसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, डेटा को एक इंडिपेंडेंट बॉडी प्रोड्यूस करेगा, एविडेंस उससे बिल्ड अप होगा। तो इसी तरीके से स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस पे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट ये एक पॉजिटिव एक्ट है और एक पॉजिटिव कॉज के लिए जो है लाया गया। और इस वक्त अगर आम इंसान से पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो यही कहेंगे कि महंगाई है। तो ये बेसिकली एक मेजर ऑब्जेक्टिव इस अमेंडमेंट का ये है
inflation to be brought under control. Monetary policy के साथ हमने कभी इस तरह की terms पहले नहीं है पाकिस्तान में welfare enhancing measure, welfare enhancing कभी बहुत कम refer होता है monetary policy में fiscal policy में. So this is a positive change, and I think it will bring about positive improvements in the lives of common people. That's what I believe, and I hope that will be good discussion taking place here on that point. When it comes to credibility, the key word linked with credibility is evidence. How strongly we fall back on evidence. Do we still continue doing as we have done for so long? या फिर आप big data को इस्तेमाल करके international evidence को सामने रख के खाली IMF के पास से पैसे मांगने न जाए बल्कि उनकी जो authentic studies है उनसे insights draw करके हम फिर अपनी monetary policy फिर हम management करते हैं. So this is another strong drive that State Bank of Pakistan is currently going through, getting credibility built by using evidence for their policy making. और हमारा chief economist आए थे कुछ वर्ष पहले State Bank और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और State Bank independence उसको बड़ा hot topic उस वक्त भी था. तो हम समझते हैं कि State Bank is on the way to gaining more credibility. I know somebody who's passionate about that. Who's a deputy governor, Sajid. He's my class fellow from Oxford. So I know anything he does it well. So he's very much behind this policy. Then comes the third key point, and I want to keep it brief. Inflation expectations. When we talk about expectations, there's lots of behavioral science in. It's not just इन्होंने कुछ बटन इधर से उधर कर दिया तो ज़्यादा हो गया, उन्होंने फिर वो बटन नीचे कर दिया तो फिर बेहतर हो गया, कम हो गया. नहीं, इसमें हम सब लोगों का है, इसमें हमारा हाथ है कि हमने किस तरह इन्फ्लेशन करना है. हमारा जो दुकानदार है वो ही रिस्पॉन्सिबल है ना, वो जहाँ से माल उठा कर ला रहा है वहाँ से. ये सब चीजें स्टेट बैंक लेवल पे जब तक अच्छी तरीके से स्टडी नहीं होंगी, यानी causes of high inflation, causes of volatile inflation, जब तक वो नहीं होंगी तो रिपोर्ट नहीं पड़ी. लेकिन मुझे उम्मीद है कि SDPI की तरफ से आ रहा है. They have considered all the causes. In fact, I would go further than that. I would say causes of the causes. That's when we really start throwing lights on why things are happening the way they are happening. जब तक हम वो नहीं सोचेंगे, यानी monetary policy को in its exclusivity नहीं पढ़ सकते, हमें fiscal policy भी पढ़नी है. मेरा अपना ख्याल है कि हमारी fiscal policy mismanagement है, उससे ही तो inflationary pressures create हो रहा है. आप चाहे जरा यहाँ के कोने के स्टोर पे जाएं और देखें कि उसमें आधी से ज़्यादा चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं, और उसमें वो चीजें इम्पोर्टेड है जो आसानी से डॉग फूड के पैक जो है ना आपको वो इम्पोर्टेड है. जबकि आपको पता है कि इस वक्त हम करंट अकाउंट डेफिसिट का कितना बड़ा प्रॉब्लम, उसके बावजूद हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हम शेल्फ से कौन सी चीज उठा रहे हैं, कौन सी चीज छोड़. जब तक ये हम सब लोग इसके साथ शरीक नहीं होंगे, फुल अवेयरनेस नहीं होगी और हम बाकायदा एजेंट नहीं बनेंगे, पैसिव एजेंट नहीं, एक्टिव एजेंट नहीं बनेंगे, उस वक्त तक खाली मॉनेटरी पॉलिसी या अच्छा स्टेट बैंक आपको वो हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक्सपेक्टेशंस आपको, मैं तो समझता हूँ कि सर्कुलर फिनोमेनन है. जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं, दे कम ट्रू. तो इसमें आज की डिस्कशन में भी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब हम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हम कॉजेज और कॉजेज की बात करें.
क्या सब पीछे क्या चीज है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो स्टार्ट। बात ये नहीं है कि इन्फ्लेशन हाई है, बात ये है कि कल का पता नहीं कल क्या, और उसकी वजह से वो भी दिखा रहे हैं और निशान हो रहे हैं, जिससे फर्दर जो है रीइंफोर्सिंग फैक्टर बन रहा है। तो बस इतनी सी बात मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दूँ आपको, मैं आपसे बस बात, लेकिन बड़ी बारिश हो थी कि मैं बैठ सकता हूँ 5 मिनट उठने से। तो बहुत शुक्रिया और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो हाजिर साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, अब्दुल्ला राव जो FES के आए हैं हमारे साथ, इसके अलावा अहमद नजीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और अभी और से हैं। I'm truly grateful for your participation in this discussion. With just seeing the name Business Reporter and some other people, I think the discussion will have zero impact if we will leave the findings of that discussion in this room. So I would like either the society or the advisors to take full responsibility of providing me by 3 p.m. for major newspapers what are the key conclusions of that discussion. Because that's the way we raise awareness. We want to then publish it in the national dailies tomorrow, we want to write a blog or Facebook post or Twitter. That's the way we want to create awareness about the work that you will do during the discussion here. So please do provide me a one-page description of the key findings and then integrate it. Thank you so much. Long live Government College University, long live Pakistan. Thank you so much. Let me now invite Abdullah for his opening remarks. Please. बहुत शुक्रिया साजिद अमीन साहब. I'm truly grateful to and Saima साहब for hosting us here. मेरा नाम अब्दुल्ला है और एक जर्मन पॉलिटिकल एविडेंस बेस्ड रिसर्च करता है थिंक टैंक है फ्रेडरिक लीबन इंस्टीट्यूट, उसको आप फ्रेडरिक लीबन फाउंडेशन कह सकते हैं, करता है वहाँ से. और पाकिस्तान में हम 32 सालों से मुख्तलिफ जो सियासी समाजी और मुआशी मसाइल उसके ऊपर तहकीक काम करते आ रहे हैं. जो बुनियादी कोर वैल्यूज हैं हमारे इदारे की वो ज़्यादातर ये है कि जो सोशल डेमोक्रेसी है उसकी बेसिक वैल्यूज के ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ. और समझते हैं कि समाजी इंसाफ जो है वो मुआशी इंसाफ, उसके लिए मुआशी इंसाफ होना लाजमी है. लेकिन ये काम करते हुए पता चला कि मुआशी इंसाफ भी तब तक नहीं मुमकिन हो सकता जब तक कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी डायरेक्शन सही तरीके से सेट ना की जाए. और इस कमरे में इस हाल में बैठे हुए मेरे ख्याल में 99% लोगों के ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हम सब को जो चीज़ अफेक्ट करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है. और चाहे किसी को मसला ना हो आलू और टमाटर की कीमत बढ़ने की वजह से, लेकिन शायद उन 99% लोगों को उसका असर पड़ता है कि अगर आप कीमत बढ़ाते हैं. और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब हमने ये काम किया और ये शायद कहीं इसी वक्त पे अभी हमें छोटी बात लग रही है लेकिन इस वक्त पे हमें इसकी रियलाइजेशन होगी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा IMF से बाहर निकल के किसी ने मॉनेटरी पॉलिसी के सोशल इफेक्ट्स के ऊपर बात करना शुरू की. और इस सारे काम के लिए डॉक्टर साजिद अमीन साहब ने बहुत मेहनत की और पूरी टीम नजीर साहब है, अब्दुल्ला खालिद उन्होंने बेहतरीन काम किया है इस मॉनेटरी पॉलिसी के कि किस तरीके से हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो सोशल इफेक्ट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के उसकी तरफ रियलाइजेशन हो. और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि हमें काजेस ऑफ काजेस की तरफ जाना पड़ेगा, जो मेन रूट काजेस है उसको समझने की जरूरत है. और जब तक रूट काजेस को हम नहीं समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की क्या मसाइल हैं और उसको कैसे हल किया जाए, और जैसे जैसे आप
जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उस इन्फ्लेशन का भी एक सर्टेन टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम 5% होगी या 6% होगी, से ऊपर नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन। लेकिन अब हम डबल डिजिट्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो जो एक कमजोर तबका है हमारा इस समाज का, जिसको शायद अपने सर्वाइवल के लिए डेली जंग लड़नी पड़ती है, उसका कहाँ पे जिक्र है? वो 99% है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए बनी है? तो हमने इस डिबेट को एकेडमिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ लाने के लिए ये पहला इवेंट है हमारा, और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि हम जो है जिस यूनिवर्सिटी के साथ ये शुरुआत कर रहे हैं, इसको वी आर किकिंग ऑफ दिस होल प्रोसेस एंड सीरीज ऑफ एकेडमिक डायलॉग्स। और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि अगर पूरे पाकिस्तान में जो पहला, जिसको हम कहें कि पहला डायलॉग हो रहा है, हमने स्टेट बैंक के साथ बातें की है, बड़ी सतह पर बातें की है, सियासी सतह पर बातें की है, जो पहला अवामी अगर कोई हमारी जो कैंपेन का हिस्सा है तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड आई होप कि हम जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो यहीं से हमारा फ्यूचर जो फ्रेमवर्क होगा वो डिजाइन हो जाएगा कि हमने अब जाके किस तरीके से इस डिबेट को ले जाना है। आई वोंट टेक मच टाइम। हमने जितनी भी जो पब्लिकेशंस है मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिपोर्ट्स आपके सामने जो ये स्टडी पड़ी है, इसके आखिर में हमारी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन होगी। अगर वो आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉप एन ईमेल और वो आपको स्टडी जो है भेज दी जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, for a very excellent summary of the chief context setting. Well, the next जो 5 से 6 मिनट हैं, I'll just quickly run down because we understand कि इसी सब को जाना है, so we'll take just 5 minutes of you and then. So first session will be closing in just 5 to 7 minutes. I'll be running some key findings जो हमारी proposals का है, recommendations हैं इस sense में. Can you run it? हमने आपकी आसानी के लिए PowerPoint रख दिया, वैसे भी सारी डिटेल स्टडी के अंदर गिवन है. Much of it has been covered. जैसे नायब साहब ने भी कहा, बीसी साहब ने भी कहा, this is more on the social implication of monetary policy. और जब हम सोशल पॉलिसी की बात करते हैं, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जो कि जनरली कहा जाता है कि फिस्कल पॉलिसी की रिस्पांसिबिलिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी की। देयर इज नो डूइंग एविडेंस कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइक्वालिटी को इफेक्ट करती है, वो उनको क्रिएट भी करती है, उसको कम भी कर सकती है। हमने बहुत ज़्यादा पेपर में तफसील से बात की है कि इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी क्या है, और सारी चीज़ें उसमें। But let me run down with just quick 3 key messages जो उसमें आ रहे हैं। Next slide please. So first is कि monetary policy decisions and actions have a social footprint. कि जो स्टेट बैंक का जो काम है वो आम आदमी को, मैंने लास्ट टाइम भी शायद ये कहा था कि जो स्टेट बैंक का डिसीजन है वो सिर्फ एक्सपोर्टर को इफेक्ट नहीं करता, वो खुली मंडी में काम करने वाले एक मजदूर को भी इफेक्ट करता है। चीजों की कीमतें कम करके, ये चीजों की कीमतें बढ़ा के, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके किसी भी सेंट्रल बैंक की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि उसने इन्फ्लेशन को लो और स्टेबल रखना है, पीछे चाहे कोई भी रीजन है, कैसे भी उसको करना है। अगर कुछ रीजन है तो स्टेट बैंक का काम है गवर्नमेंट को गाइड करना कि फिस्कल पॉलिसी को ये रूट लेने की जरूरत है, मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। और कहीं भी अगर चॉइस आती है, स्टेट बैंक को 2 चॉइसेस आ जाती है, इकोनॉमी वर्सेस इन्फ्लेशन, तो स्टेट बैंक की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन के ऊपर डिलीवर करना। तो इकोनॉमी के लिए 56 और इदारे बैठे हैं पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन के सिर्फ एक स्टेट है। तो हमारी पहली प्रपोजल जो आगे आएगी वो यही है कि ये जो एक्सक्यूज है स्टेट जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड है या इन्फ्लेशन जो है वो प्लान है, दैट नीड्स टू गो परमानेंट। Whatever is the reason, state bank has to deliver to the people of Pakistan low and stable inflation. The second हमारा जो इसमें की मैसेज है वो है कि सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक की थिंकिंग प्रोसेस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आनी चाहिए। फ्रॉम डिजाइनिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू पॉलिसी टूल्स टू कम्युनिकेशन। जैसे हमने पूछा पहले भी बात हुई कि हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट लगता है 4 से 5 लोगों के लिए लिखी जा रही है या एक खास तबके के लिए लिखी जा रही है, वो आम आदमी की प्रॉब्लम्स को टच ही नहीं करती है कि मेरे इस डिसीजन से आप पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उससे मुझे लगता है इसके पढ़ने का फायदा नहीं है, ये तो मेरे रिलेटेड है। तो हमारी सेकंड जो की मैसेज है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो बाकी स्टेक होल्डर्स की,
तो यही है कि जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन कर रहे हो, ओवरऑल सेंट्रल बैंकिंग बट पर्टिकुलरली मॉनेटरी पॉलिसी, उसके जो सोशल इफेक्ट्स उनको असेस किया जाए और उनको कम्युनिकेट किया। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप गवर्नमेंट को करें कि ये हम डिसीजन लेने लगे हैं, इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके लिए आप अपनी पॉलिसीज को ट्वीट कीजिए, बट दे नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। और लास्ट जो हमारा मैसेज है कि स्टेट बैंक को अपना जो रिसर्च का एजेंडा है, अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का एजेंडा है, दैट नीड्स टू डेवलप। अभी जो बहुत सारी हमें लास्ट सेशन आपको दिखा भी रहा होगा, हमने पिछले 20 साल के जो वर्किंग पेपर्स हैं उनके टाइटल्स को चेक किया है, none of them has a word inequality and poverty. So that is the distance between public policy issues of Pakistan and हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेट बैंक है, that is actually a think tank of the government overall. उसको इन इश्यूज पे ज़ाहिर जो उसकी रेंज में नहीं है, but at least it can have a evidence based advice to the government. ये हमारे 3 की मैसेजेस हैं। ब्रॉडर आइडिया नेक्स्ट प्लीज। ब्रॉडर आइडिया इस सारी डिस्कशन का पहले फेज का है वो ये था कि इस डिबेट को प्रमोट किया जाए और लेटर ऑन में जो है वो एविडेंस बाकी जो इसके ऑप्शंस हैं वो आते रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ना तो नेक्स्ट जल्दी से करके दे दीजिए। तो ये आई हैव कवर्ड के यू सी के आप देख सकेंगे, हम ये स्लाइड्स आपको भी दे देंगे कि नन ऑफ द टाइटल है। तो बुनियादी हमारी जो रीजन थी कि स्टेट बैंक की ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान में टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज ए फ्रेमवर्क एज ए रिजीम। तो हमारा बुनियादी आइडिया था कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस डिबेट। नेक्स्ट प्लीज। सो पहली प्रपोजल आई जस्ट गिव डिटेल स्टडी में है। पहली प्रपोजल ये है कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट डिलीवरिंग ऑन लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। हर साल एक इन्फ्लेशन टारगेट चेंज हो जाता था। स्टेट बैंक इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर डिलीवर कर रहा था बट नॉट ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी। जो नया एक्ट आया है उसकी बुनियादी जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि आपका जो मीडियम टर्म टारगेट है वो स्टेबल। उसके लिए जो हमारी प्रपोजल्स है वो डिटेल में पेपर के अंदर है, बट ये है कि वहां बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका टारगेट लेवल क्या होगा। हम कह रहे हैं 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी तफसील ये है कि अगर आपका टारगेट 9% है और आपकी इनकम ग्रोथ है वो 4% है, तो अगर आप टारगेट पे डिलीवर भी करेंगे तो भी आप परचेजिंग पावर जो है वो कम कर रहे हैं। तो जो टारगेट सेट करने का मेयार है वो आम आदमी की तरह खरीद होना चाहिए, ना कि ग्रोथ एनहांसिंग होना चाहिए। तो अब वो टारगेट तो उस पर हम जो प्रपोजल है वो 5% है। मेरे जो दोस्त कोलीग्स हमारे जो मॉडरेटर जो पैनलिस्ट हैं उस पर बहुत तफसील में बात कर रहे हैं। और फिर इंडिकेटर बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप किस इंडिकेटर पर बात कर रहे हैं, ताकि वो जो एक एक्सक्यूज है ये सप्लाई साइड है या वो है वो चला जाए। हम ये कह रहे हैं कि आप कोर इन्फ्लेशन जो है, नॉन एनर्जी नॉन फूड कोर इन्फ्लेशन, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, बट देयर शुड बी नो एक्सक्यूज विद एनी सेंट्रल बैंक टू शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी इफ इट डज नॉट डिलीवर ऑन लो स्टेबल इन्फ्लेशन। तो भी इसकी रिस्पांसिबिलिटी है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसी से जुड़ा हुआ है ये नेक्स्ट। इसमें हमारा ये है कि इसकी जो क्वांटिफाइबल टारगेट्स होने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के और सेंट्रल बैंकिंग के तमाम जो टारगेट्स हैं, ताकि वो मेजरेबल हो, वो ट्रेसेबल हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट प्लीज। एसडीपी मस्ट इंप्रूव कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा जो आज की डिस्कशन के हवाले से हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी बात कर रहे होंगे, सब ने जैसे कहा कि क्रेडिबिलिटी है बेसिकली दैट कम्स फ्रॉम योर कम्युनिकेशन एंड एक्शंस। हाउ अलाइन्ड योर कम्युनिकेशन टू योर एक्शंस इज एंड हाउ क्लियर इट इज। वहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक नीड्स टू एड्रेस टू पब्लिक एट लार्ज, नॉट सर्टेन एक्सपोर्टर्स या जो बाकी चीजें उसमें दे शुड बी, बट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन शुड एड्रेस द इश्यूज ऑफ कॉमन। नेक्स्ट प्लीज। और दिस हम लास्ट में हम यहाँ पे हमारी और रिकमेंडेशंस हैं बट वो पेपर में है बहुत सारी। स्टेट बैंक को अपनी जो इंटरेक्शन है एकेडमिया के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ, उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है ताकि वो जो बिल्कुल एक साइलो में मॉनिटरिंग होती है उसके बारे में। I'll just close with one big thank to State Bank of Pakistan as well. जैसे सैयद मुर्तजा साहब जब हम ये आइडिया उनके पास गए they were very welcoming and they are on board throughout this discussion. उसमें है State Bank is very well receptive on these issues and they have already started working on how to communicate on science. So this is just a summary जो हम कर रहे हैं. I hope you will have details in the paper. So we'll just before we move to the next second round, we'll just present this study to Honorable VC Saab because he has to leave, and then we will be opening the moderated discussions. And my one request that this discussion is for you, please. So the your points.
discussions and feedback that we start. Thank you. मैं अगर ये इशारा कर दूं मैं कि थोड़ा सा मैं कमेंट से एक तो दे दूं कि जितने अच्छे तरीके से आपने ये समराइज किए हैं अपनी 5 पॉइंट आर really very useful. Each one of them has a research thesis behind that statement. So those of you who are actually in the state where you are choosing your research, this report, these findings will provide you a good starting point. मुझे बड़ी हैरानी हुई कि how few of you actually are taking notes. ये जरा प्रैक्टिस अपनी चेंज कर एक जो लफ्ज ये बोल रहे हैं इतना सारा इन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना सारा वक्त निकाल के आपके पास जो है आकर बैठे हुए हैं, इनके एक लफ्ज एक नॉलेज की वैल्यू कीजिए, उसे रजिस्टर कीजिए ताकि आपको आपकी स्टडीज में फायदा हो, आपको रिसर्च में फायदा हो। तो जरा सारे अपनी नोटबुक्स निकाल के सामने रखें और मैं देखूं कि इस डिस्कशन के दौरान आप लोग जो है अपने नोट्स लें। मैं हालांकि मुझे इतनी मसरूफियत होती है, मैंने 2 सफ़े भर लिए इनकी बात से, लेकिन बच्चों में मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर एक और अच्छी प्रैक्टिस हम फ्यूचर में करेंगे कि जब भी कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट हों उनका प्रिंट आउट हैंड आउट या उनका PDF कॉपी जो है जाए अपने मोबाइल के सामने, ताकि वो स्लाइड वाला टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो। मेरा अपना एक सवाल है और मैं देख रहा था कि शायद मुझे वो चीज नजर आ जाए रिपोर्ट में, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं देख सका। मैं समझूंगा कि बहुत जरूरी है, और आपका जो 5वां पॉइंट है उसमें आप कह रहे हैं कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉमन मैन है, और कॉमन मैन जो है वो विजुअलिटी से बड़ा इम्पैक्ट है। तो मुझे बताइए, एक पिक्चर ऐसी बनाइए कि आपके मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट से मुराद क्या है, एक आम आदमी मनी सप्लाई है, उससे मुराद क्या है, is there any third factor that is the instrument of monetary policy? ये देखिए ये कुछ चीजें हैं जिन्हें स्टेट बैंक इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो एक पिक्चर में मिलेगा। फिर मुझे एक और पिक्चर उसके साथ नजर आ रही हो कि जिसमें मुझे बताया जाए कि जो दूसरे एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं वो उन पे उनका इम्पैक्ट, कुछ एरो की विड्थ या मोटापे से अंदाजा हो कि वो ज्यादा है या कम, और फिर मुझे पता चले कि कॉमन मैन जो इफेक्ट हो रहा है, जो अल्टीमेटली वेलफेयर एनहांसिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है, उससे वो तीनों इंस्ट्रूमेंट किस तरह उससे किस तरह, तो एक पिक्चर की मदद से आप जो है वो तमाम जो मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उसकी एक्सटर्नलिटीज हैं, वो आप बता सकते हैं। तो अच्छी सी जो हमारे बच्चे जो इलस्ट्रेटर का काम जानते हैं वो आपको बेहतरीन पिक्चर बना सकते हैं, तो वो बना दें, क्योंकि बाद औक़ात लोगों को, और हमारे किसी इकोनॉमिक्स के बच्चे से तो पूछे तो शायद इन्हें पता हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, और इनका इंटरेक्शन क्या है। जब हम कॉमन आदमी को पहुंच रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उस टैरिफ को उसी तरीके से चलाया जाए, इम्पैक्ट, तो वो हम किसी स्टेज पे अगर आपको और एडवाइस चाहिए हो क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इट्स होमवर्क फॉर ऑल ऑफ अस टू रीड दिस रिपोर्ट एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी यहाँ पर जो मैंने इनिशियल कमेंट दिया है वो भी बड़ा क्रिटिकल है। आमतौर पे हमारे एकेडमिक्स में इतने क्रिटिकल इनपुट नहीं दिए जाते, तारीफें की जाती हैं, कुछ आगे की जाती है, लेकिन क्योंकि बहुत कैलकुलेटेड माइंड्स हैं इसलिए इनको क्रिटिसाइज करने में तो दैट्स वेरी गुड, और इंशाल्लाह इसी तरीके से चाहेंगे कि फ्यूचर में भी SDPI या जो है जो जब भी कोई प्रोग्राम इस तरह का करे तो गवर्नमेंट कॉलेज को अपने घर समझे, आप जो है हम बड़े खुश होकर आपको फोरम भी प्रोवाइड करेंगे, ऑडियंस भी प्रोवाइड करेंगे, चाय भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा।
Thank you so much. Just after we present and then we'll move to the second. Mr. Sarwar, Ahmad, thank you so much for waiting. Just 2 more minutes and everybody. Thank you. Vice President, President, SDPI. Just so What is that? Thank you. And this is for the SDPI. coming straight from the factory. Thank you. Thank you. So thank you so much. Inshallah. अगर आपको जानते हुए मौजूद तो कुछ देगा। Thank you so much, my fellow panelists. And I hope you understand how we work in SDPI. हमारे लिए teachers बढ़िया है बहुत ही। So हमें इस तरह में हमें रोकना पड़ा विशाल को। So let me now move to the second part of today's discussion. I'm joined by brilliant minds, very sane voices on monetary policy. Let me begin with Dr. Ahmad Jamal Pirzada, who will be discussing sorry, यहाँ pictures का होता है ऐसे बिल्कुल the second part है that is actually how central is the credibility for an independent state bank of Pakistan to address the inflation expectations. For this, let me begin by asking Dr. Ahmad Jamal Pirzada. Dr. Ahmad Jamal Pirzada is a lecturer at Bristol University, United Kingdom, and he has been very closely following central banking and monetary policy in Pakistan. And if I'm not wrong, he is right now working on a paper which is state banks. Kind of actions to deliver on stable inflation. So, Dr. Ahmad, if I can come to you on a very simple question, but I know may not be that simple when I give answers. One of the key kind of argument in Pakistan was that there was no systematic inflation because there was no anchor to inflation expectations. Because inflation target itself was moving over the years. 1 year we have 7%, the other we have. So this made actually State Bank of Pakistan kind of continue changing its stances. And I remember your very recent tweets and the paper on them, that what is actually the inflation targets that State Bank is following in last year or currently. So there is still a confusion that is a 5 to 7% or it is 7 to 9%. And then there was a change in the outlook of 9 to 11%. So to me, but we can call it is a reactionary approach that State Bank has been taking. Whenever you are changing the outlook every year, it actually affects your credibility and the commitment to deliver on target, which ultimately sort of affects your inflation expectation. Because if an agent knows कि जब भी inflation बढ़ेगा, State Bank outlook revise कर देगा, अगले साल तब वही हमारा target हो जाएगा, तो उसके लिए मुश्किल होता है अपनी expectations को low और stable inflation के ऊपर रखना. तो मुझे लगता है कि ये बड़ा फंडामेंटल चैलेंज है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप कैसे देखते हैं इसको? हाउ रेडी इज स्टेट बैंक टू अल्टर
inflation expectations from a very high and volatile inflation to low and stable inflation, given the circumstances जिसमें credibility compromise भी हुआ है, experts का ख्याल है कि जो बिल आया है इसके लिए जिस तरह ये पेश हुआ या जिस debate हुई wise है, उसमें credibility को hurt किया है. What can state bank do, particularly in institutional investing context of affairs? Over to you. Thank you. You are right for first round. Thank you very much for the invitation and the question as well. I've put together some slides. Is it possible to share those? If I could get the permission. If not, then. Okay, so I think I can share the slides. Okay, so I hope these are visible. Is that, can everyone see these? Okay, so I think so one way to answer this question is actually to look at what the state bank has been up to over the last 3 or so years. So they have sort of very much defined the inflation target for them over the medium term, so to speak, over the 10 to 18 to 24 months. And as per them, this target is around 5 to 7%. So if we take this at the face value and then look at what the state bank has been up to and why they have been missing the target over this period, I think that will give us a good picture of where exactly are we going wrong and what is the role of expectations in all this. So if you sort of go back and ask State Bank how they have been conducting their policy, is it consistent with achieving the target of 5 to 7% or not? Go back to 2019 and then State Bank actually says that the policy they are setting is appropriate to achieving the target. Fast forward to Jan 2021, again, State Bank says the same thing. Jan 2022, almost very much the same thing. So from the State Bank's point of view, they have been setting the policy in a way so that inflation comes down to 5 to 7% over the medium term, which is, let's say, over 2 years. But the trouble is, if you look at the data, inflation has almost always been above the target level over this roughly three-year period. And then that sort of brings us to the question around what exactly is happening. Why is it that the State Bank has persistently failed or has had very little success in bringing inflation down to the target level, despite there being a period of 3 years in them trying to achieve the target? So to understand this a bit better, and then I know there are students in the audience, so let's sort of very quickly just sort of remind ourselves this equation, the Phillips curve. And what this really says is that inflation depends on roughly 3 things. One is the expected inflation, which is basically what people think are going to, what people think about inflation in the future. There's the state of the economy, overheating, underheating, and then obviously there are cost shocks as well. But the key thing I want you to remember, and which is relevant to this debate, is whenever expectations are going to go up, inflation is also going to go up. So if the central bank wants inflation to be equal to the target level of 5 to 7%, then inflation expectations should also be equal to 5 to 7%, which is the target level. Otherwise, you'll end up with higher level of inflation, even if there is no overheating going on in the economy. And then obviously there's this role of cost shocks. So the question is, what does the State Bank think about expected inflation? And then how does that view differ from, let's say, my view? So if you go ask the State Bank about what they think about expectations, it turns out they think that inflation expectations are very much anchored, so to speak. And by anchoring, what economists mostly mean is that inflation, people expect future inflation to be equal to the target level of inflation, which is 5 to 7%. So this is a statement from November 2019. Again, the State Bank thinks expectations are anchored. Jan 2020, State Bank thinks expectations are anchored. 2021, State Bank again thinks that whatever they are doing is essentially going to make sure that inflation expectations continue to remain anchored. But is this really the case? Because if this is the case, then obviously the reason for high inflation is not expectations, but something else, maybe cost shocks or something like that. And this is where I differ with the State Bank. And my contention is that inflation expectations are actually not anchored.
And there are two pieces of evidence which we can look at. One is, this is the survey which was conducted by PITE sometime last year, and they were asking the businesses about what they think the future inflation is going to be. And if you look at this data over here, it seems like whether it's in the short run or whether it's in the long run, businesses by and large think inflation is going to be much higher than the target level of inflation. It's around 9%, even if you look further into the future in 2025. The other piece of evidence you can look at is the yield curve. So the yield curve is essentially how much return are the investors demanding when lending the money out to the government. And over here, we can see on the shortest end of the yield curve, investors are demanding an inflation, a return of 11% or something like that. Even on the longer end of the yield curve, investors are demanding a very similar return. So if we do take it at the face value that expectations are 5 to 7%, then investors should clearly, or the market should clearly demand a much lower return than what they are currently demanding, which is 11%. So remember, this is about a 5% higher return than what the 5 to 7% target is supposed to be. And both of these pieces of evidence essentially point to the idea that inflation expectations are clearly not anchored, and therefore, if we go back to the theory here, clearly that is driving inflation to be higher than the target level of inflation. Yes, there's this role of cost push shocks. We can see that in expectations as well. Over the very short term, yes, investors do expect inflation to be higher, but even over the very long term, when many of these shocks are going to disappear, they still expect inflation to be much higher than the target level. So there's more to the story than just cost shocks, so to speak. So the question then we want to ask is, what exactly is driving higher inflation? And that is where the credibility of the central banking comes into play as well. When the central bank says medium-term target is going to be 5 to 7%, does the market really believe that? And if the market doesn't believe that, then what is it that we are doing wrong that the market doesn't believe that? And then my argument over here is that this is essentially due to the lack of fiscal backing, or you want to discuss this maybe in the form of the coordination between the monetary and the central and the fiscal authorities. And this is a good picture, and this is the last slide as well. And you can see over here that the central bank did increase the interest rate back in 2019 quite significantly. So it's not that they're not willing to increase the interest rate, but normally when you increase the interest rate, the idea is that will decrease the growth rate of money supply, which will then go on to decrease inflation in the medium to long run. But here what we see happening in the red bar is, while at the same time the central bank is increasing the interest rate, the central bank is obviously lending a lot of money to the government. So essentially, or the government is borrowing a lot of money from the central bank to finance their, let's say, interest payments or whatever. And that effectively ends up counterbalancing the effect of interest rate or the increase in interest rate on the money growth or the growth rate of money supply, and effectively undermines the idea that the medium-term target will be achieved. And this sort of this whole argument is captured by many people before this discussion. So going all the way back to Keynes, then to Friedman, and then to the recent statement by Sajid. So I'll conclude with the statement by Sajid, which says, without reducing the fiscal deficit, and I like to put this as without putting the fiscal house in order, fighting inflation with monetary policy is like entering a heavyweight competition with one hand tied on your back. So essentially, you can still throw around some punches and try to achieve some of your objectives, but by and large, you're going to miss your key objective, which is bringing inflation down to the target level of 5 to 7%. And unless we somehow figure out that there is fiscal backing to what the central bank wants to achieve, my feeling is that the central bank will continue to struggle in convincing the market that it will be successful in achieving the target, and therefore expectations should be revised downwards, and therefore inflation should be brought down as well. So I'll leave it here and then we can take it up later. Thank you very much. Thank you, Dr. Ahmad, a very powerful presentation. I know it is difficult to cover in 8 minutes, but you done it excellently. And this brings me, two important points coming, and I think there is a broader consensus that you have put also. कि पाकिस्तान में जो inflation expectations हैं वो anchored नहीं। जब हम ये कहते हैं कि anchored नहीं है तो हम कहते हैं कि वो consistent नहीं है। उसकी मुझे लगता है कि एक बुनियादी वजह ये थी कि
आपके पास कोई एंकर होता है ना जिसके इर्द गिर्द आप उसको क्लस्टर करते हैं या स्ट्रक्चर करते हैं। तो हमारे चूंकि इन्फ्लेशन टारगेट ही कोई फिक्स नहीं था, वो चेंज होता रहता था, तो हमारे पास कोई एक रीजन ही नहीं थी कि हम उसको एंकर रखें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को। So this is very important point. And second point that will bring me to also Ali Khizar साहब, वो यही आपका कि जो स्टेट बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मार्केट को, इकोनॉमिक एजेंट को कन्विंस करना होगा कि मैं अगर पिछले 70 साल में लो और स्टेबल इन्फ्लेशन नहीं डिलीवर कर सका, अब मैं करूंगा। क्योंकि मार्केट ये पूछ रही है कि क्या एक एक्ट के आ जाने से क्या चेंज हो गया है कि वो काम जो पिछले 70 साल में नहीं हो सका वो अब हो सके। ये सबसे मुश्किल सवाल है। लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए हम एक्ट का क्या है, एक्ट तो हमारे पास उसका भी है, डेट सस्टेनेबिलिटी का भी, आपका डेट 60% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट वो 100% पे गया हुआ है। तो एक एक्ट के आने से ऐसा क्या हो गया है कि स्टेट बैंक मार्केट को कन्विंस कर सके अब जो है वो मैं कर सकूंगा वो काम मैं पहले नहीं कर सका लो और स्टेबल इन्फ्लेशन के ऊपर। And this brings me to one of the most sane voices on monetary policy in Pakistan, central bank. आप में से कोई भी जो इकोनॉमिस्ट को अगर पढ़ता है तो वो खिजर साहब को जरूर जानता होगा, जरूर उनको पढ़ता होगा। सेम वॉइस वेरी टाइमली तमाम इश्यूज पे, खासकर सेंट्रल बैंकिंग में जो थे। If you have to follow, my recommendation is you have to follow someone, one person on central banking and monetary policy in Pakistan. Do follow business recorder and do follow policy. You will have the latest analysis updates. What is State Bank of Pakistan up to? क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या चीजें दुरुस्त हो रही है। सर हमें थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सके, स्टेट बैंक क्या करें? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, एक्शंस में प्रॉब्लम है, कैसे मार्केट को कन्विंस करेगा? Over to you, sir. Thank you. Ji, thank you, Sajid, for inviting me and having me over here. Ji, जिस तरह अभी ये बड़ी अच्छी अहमद साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है, this implies this there are actions which are for कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपका मीडियम टर्म आउटलुक है, जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि जब नई स्टेट बैंक की टीम आई थी बैक इन 2019 तो उन्होंने 5 to 7% का टारगेट दिया था, और अभी भी अगर हम देखें तो लेटेस्ट पॉलिसी में वही टारगेट है। अगेन टाइम पीरियड भी 18 से 24 महीने का है। आपकी आवाज थोड़ी सी ना बहुत क्लैरिटी से नहीं आ रही, बेस कम है उसकी, तो आप बेहतर है आवाज। एक मिनट जरा देखिएगा, मैं जरा, क्या अब आवाज बेहतर है कुछ? इज इट बेटर नाउ? जी जी, बेहतर आ रही है आवाज के अभी उस तरह ही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो साजिद साहब, कैन यू हियर मी? जी अच्छा अच्छा, इसमें देखिए दो बातें हैं। एक जो अहमद साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि फिस्कल पॉलिसी जो है उसकी जो कोऑर्डिनेशन और मॉनेटरी पॉलिसी के दरमियान जो है वो बहुत वीक है, और फिस्कल पॉलिसी रिस्पांस जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो एक ये वजह है। मैं इसमें एक कदम आगे जाऊंगा कि स्टेट बैंक के अपने अंदर भी देयर आर टू पॉलिसीज गोइंग ऑन फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, और उसमें कुछ वजह कोविड की भी आ जाती है कि जब स्टेट 2019 में अपनी कन्वेंशनल स्टाइल में उसने अपने इंटरेस्ट रेट ऊपर ले गया, 13% के ऊपर, गालिबन पॉलिसी रेट 13.25% पे चला गया था, और आपके जो 10 साल के बॉन्ड थे वो 14% तक के ऊपर जाके उन्होंने खरीदे थे। तो उसके बाद ये था कि ये इस तरह का पॉलिसी रिस्पांस पाकिस्तान में पहले भी आता रहे, और उसके बाद इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई, हो गई डिमांड आपकी कम हुई। बट उसके बाद में ये कोविड आ गया था, और कोविड के अंदर स्टेट बैंक ने एक तो ये है कि एकदम अपना पॉलिसी रेट जो है बिल्कुल विद इन 2 months जो है वो 13.25% से 7% पे ले आए। फिर उसके अलावा स्टेट बैंक ने अपनी कंसेशनरी स्कीम जो थी ना उसको बहुत जो है जेनरसली वो स्कीम्स ऑफर की। उन्होंने जो एक टर्फ स्कीम थी वो लेके आए, वेजेस के ऊपर लेके आए,
और उसके बाद जो एक्सपोर्ट की रीफाइनेंस स्कीम्स हैं उसकी भी लिमिट्स बहुत एनहांस कर दी। तो अगर अगर आप प्राइवेट क्रेडिट की ग्रोथ देखें, फिर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी वो लेके आए, अगर एसएमई के लिए भी आए। अब अगर आप प्राइवेट फाइनेंस की ग्रोथ देखें तो वो कंसेशनरी स्कीम्स में है प्राइमरीली। बाकी जो जो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल था उसमें डिक्लाइन आया था। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की जो बोरिंग है वो तो बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट की जो फिस्कल कंडीशन है वो बहुत वीक है। जैसे आपने बताया कि हमारा डेट जो है वो 100% के करीब पहुंच चुका हुआ है, और इस वक्त जो फेडरल फिस्कल जो पोजीशन है उसमें तो ये है कि आपके पास जो पैसे बचते हैं वो पैसे सारे ही डेट सर्विसिंग में तकरीबन चले जाते हैं, अगर ज्यादा नहीं। तो उसके पास वो स्पेस नहीं है किसी तरह की उसको कट करने की, अनलेस के आप रेवेन्यूज बढ़ाएं और अनलेस के प्रोविंसेस जो है वो कोऑर्डिनेट करें फेडरल के साथ अपने अपने एक्सपेंसेस को कम करने में, या जो सर्विसेज का एरिया है जीएसटी के ऊपर, और जो लैंड के ऊपर जो रेवेन्यूज हैं और रियल एस्टेट के ऊपर जो जो उनके पास आते हैं उस पर काम करें। अनफॉर्चुनेटली या एग्रीकल्चर पे करें। अनफॉर्चुनेटली ना प्रोविंसेस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ना फिस्कल साइड फेडरल में और तरह की कोऑर्डिनेशन है। और दूसरा स्टेट बैंक जो है वो जब ग्रोथ को पुश करता है तो वो अपनी कंसेशनरी फाइनेंस स्कीम से करता है। तो कोविड के बाद वो जो रिस्पॉन्स आया उसने एक बिल्कुल चेंज कर दी। फिर कोविड खत्म हुआ तो कमोडिटी सुपर साइकिल शुरू हो गया। कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से जो है आपकी जो कमोडिटीज, तकरीबन सारी कमोडिटीज एक ही टाइम पे जो है वो अपनी पीक करने लग गई, और उसकी वजह से स्टेट बैंक ने फिर अपने इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ाए। अभी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और अभी कोविड को खत्म होने की बातें हो रही थी कि जब नॉर्मलाइज हो जाए तो ये जंग चल पड़ी दुनिया में। और ये जंग जो है ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो है ये, इससे एनर्जी और कमोडिटी प्राइसेस में और भी बड़ा इफेक्ट आया है, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो है वो खासतौर पे रशिया जो है बहुत ज्यादा कमोडिटीज के अंदर रिच है, और एनर्जी के अंदर उसकी 10% ऑयल की कंट्रीब्यूशन और गैस की भी है। तो वो प्राइसेस फिर ऊपर चलेगी। तो वो कॉस्ट पुश फैक्टर इतना है, प्लस आपने स्टेट बैंक ने एक्सचेंज रेट को वो कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज जो काम भी कर रही है, नहीं भी कर रही है, कुछ एक्सटर्नल शॉक्स भी ज्यादा है। तो उसकी वजह से स्टेट बैंक अपनी एंकरिंग के ऊपर बिल्कुल, तकरीबन आप जो कह रहे हैं फेल हो गया, तो बिल्कुल सही है इस वक्त आप कह रहे हैं फेल हो गया। बट इसमें दोनों चीजों को हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि कोविड और उसका रिस्पांस, और अब जो आपकी जो वॉर है और इसका जो रिस्पांस आएगा। और इन दोनों चीजों में देखिए, अभी वॉर के रिस्पांस में भी एक फिस्कल, अगेन कोविड में फिस्कल भी आपके जो याद होगा, फिस्कल भी उन्होंने कुछ रिस्पांस दिया था, और अभी आपने फिर एक फिस्कल के ऊपर एक जो है आपने अपनी रिलीफ पैकेज दिया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर हैं, लेकिन आपने पेट्रोलियम प्राइसेस को और बिजली की प्राइसेस को 4 महीने के लिए फ्रीज कर दिया है। अब ऐसी हालत के अंदर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस फिर स्टेट बैंक पॉलिटिकल प्रेशर में भी लग रहा है, अभी कुछ आया हुआ है तो इस वक्त जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बड़ी एक 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 अजीब किस्म की है। तो ये अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इस बैकग्राउंड के अंदर हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हमें हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं, और 15 साल तो मैं बड़े गौर से इस मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहा हूँ, और हर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कमेंट करता हूँ, और जो भी स्टेट बैंक के अंदर गवर्नर और नीचे टीम रही है उनके साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती रही है मेरी। तो वो पिछले 15 साल में तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इतनी ज्यादा पॉलिसीज की जो स्टेट बैंक कोशिश कर रहा है वो पहले नहीं की गई। ये पहली दफा पाकिस्तान में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज हुआ है, और इस दफा जो है आप की स्टेट बैंक की कम्युनिकेशन भी बेहतर है। स्टेट बैंक जो है 2019 से एनालिस्ट ब्रीफिंग कर रहा है, जिसके अंदर वो मार्केट से जो एनालिस्ट को बुलाता है उनको रहता है। मैं साजिद साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेट बैंक को कहें कि एसडीपीआई और एकेडेमिया के लोग, जैसे कि ये डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को भी उधर लाए ताकि उनकी भी इंगेजमेंट आए, और उससे कम्युनिकेशन जो है उनकी और इफेक्टिव हो सके। बट उससे पहले, लेकिन अगर देखें स्टेट बैंक से की रजीम से पहले जो है
जो तकरीबन 2010-11 से ये रजीम जो 2019 तक चली है, इसमें बहुत सारे गवर्नर चेंज हुए, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, और उसमें अगर स्टेट बैंक कहीं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता था तो उसको बिल्कुल पकड़ लेते थे। आपको याद होगा कि 2016 से 18 के दरमियान मॉनेटरी पॉलिसी आती रही, 2 महीने पहले आउटपुट गैप नेगेटिव था, 2 महीने बाद उसी पॉलिसी में आउटपुट गैप पॉजिटिव हो जाता था, और फिर आउटपुट गैप नेगेटिव हो जाता था। ये एक मजाक होता था। तो वो अब कम से कम उस मजाक के ऊपर नहीं, एटलीस्ट स्टेट बैंक एक स्टेट बैंक एक डायरेक्शन लेके चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अब वो एक्शन क्या जरूरी थे कि नहीं, ये एक सब्जेक्टिव बात है कि क्या कोविड का रिस्पांस देना जरूरी था कि नहीं, क्या इस कमोडिटी सुपर साइकिल जो अभी आया हुआ है वॉर के बाद इसका रिस्पांस देना जरूरी है कि नहीं। ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब हमें लेना पड़ेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जब तक के आपकी आपकी ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी की कितनी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अभी जैसे कि आपने बात की, शुरू में आपने शायद सवाल पूछा था कितने लोग मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं, तो मैंने तो हाथ खड़ा किया था, क्योंकि हम तो मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले उसके आने के बाद पूरा देखते हैं, लेकिन एकेडमिया में मेरा नहीं ख्याल इन पर कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था, ज्यादा लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो उनका उनसे ताल्लुक इतना नहीं है, और ना उनकी वॉइस आती है, तो वो कम्युनिकेशन की जैसे मैंने बात की वो एक वीक हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो आपकी मॉनेटरी ट्रांसमिशन है वो बड़ी वीक हो गई है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। उसकी वजह ये है कि आपकी जो इकोनॉमी के अंदर जो कैश की अमाउंट है वो पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़ी ज्यादा थी। अगर हम मॉनेटरी सप्लाई देखें जो M2 होती है, जो स्टेट बैंक हर हफ्ते उसके नंबर देता है, और मैं जहाँ पे जितने इकोनॉमिस्ट बड़ा गौर से कहूँ, स्टेट बैंक जो अपने फ्रीक्वेंट नंबर देता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, और उनको आप जरूर देखा करें। तो M2 का जो नंबर आता है, अगर आप इसको पे उसकी आर्काइव को भी देखें, तो आपकी उसके अंदर उसकी लाइबिलिटी साइड में एक बैंकिंग डिपॉजिट्स हो, एक आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन होती है, जो कैश इन हैंड होता है, जो कि पैसा स्टेट बैंक निकाल चुका होता है, लेकिन वो बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में नहीं होता, लोगों के पास कैश पड़ा होता है, उन्होंने घरों में बैंकों के लॉकर में रखा होता है, या अपने गोदामों में रखा होता है, या वो जो मेटाफोरिकली कहते हैं ना, तकिए के नीचे रखा होता है। तो वो जो है पैसा वो बहुत बढ़ चुका है। जो रेशो है वो तकरीबन 20% के करीब होती थी एवरेज, वो M2 टू वो CIC टू M2 जो 30% के करीब हो चुकी हुई है। और अगर हम जो होती थी उससे 2 ट्रिलियन एक्सेस पैसा हमारे मार्केट में आ चुका है। अब 2 ट्रिलियन रुपये होता है, और हम रेशो देखें तो वो पाकिस्तान में ज्यादा थी, दुनिया में 5-7%, 15% थी। उसको हम रेशो ऑलरेडी ज्यादा थी और चली थी, तो जब मुल्क पैसा सिस्टम से बाहर चला जाएगा और बहुत सारा कारोबार जो है उस सिस्टम से बाहर होगा, तो उसकी मॉनेटरी ट्रांसमिशन वीक हो जाएगी। फिर डिमांड साइड के कौन से फैक्टर हैं जिसको स्टेट बैंक बहुत अच्छा करता है। एक तो ये है कि आपका क्रेडिट जो है, कंज्यूमर क्रेडिट जो है, जो जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो डेवलप वर्ल्ड के अंदर वो देखा जाता है, वो कंज्यूमर क्रेडिट पाकिस्तान में बहुत कम है। आपका कंज्यूमर क्रेडिट है तो वो सिर्फ गाड़ियों में है। जो दुनिया में ज्यादा हाउसिंग में होता है, हाउसिंग में तो हमारा क्रेडिट जीरो है तकरीबन। इसके अलावा भी पर्सनल फाइनेंस और ये चीज भी बहुत थोड़ी है। तो गाड़ियों की क्रेडिट का है कि वो गाड़ियां की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और सारा कुछ हो जाता है, तो उससे डिमांड कर्टेल हो जाती है। बट बाकी आप कहाँ पे कर्टेल करेंगे? बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट क्रेडिट भी बहुत कम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्राइवेट क्रेडिट टू GDP अपनी पीक पे 27% पे था 2007-8 में, जो कम होके 17% पे आ गया था, फिर 18% पे बैठा हुआ है। इंडिया में ये 50% के करीब है, बांग्लादेश में भी इतना ही है प्राय, और इकोनॉमीज में 80-90%, 100% से ऊपर भी होता है। तो एक तो प्राइवेट क्रेडिट बहुत कम है, और प्राइवेट क्रेडिट जो होता है वो आपका ज्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है। और अभी हमने जैसे बताया जो प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में, जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर और स्पेशलाइज्ड आपने सेक्टर्स के ऊपर दी है, जैसे एक्सपोर्टिंग है या हाउसिंग है, तो वो प्राइमरली जो है वो कंसेशनरी स्कीम से हुई है, जिसका ताल्लुक आपके पॉलिसी रेट से नहीं है इतना। तो
और दूसरा डिपॉजिटर जो है उसको भी रेट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक्स के जो मेनली डिपॉजिट हैं वो जो आपकी कासा जो होता है, करंट एंड सेविंग अकाउंट, 70% के तकरीबन उसमें है, और 30% जो है वो आपके फिक्स में है, और आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, और उसके अलावा आपके बहुत सारे और जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी इन्वेस्टमेंट कम है कैपिटल मार्केट में। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोगों की सेविंग का इंसेंटिव भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे लोग ज्यादातर सेविंग करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो रियल एस्टेट के रिटर्न कम हो जाते हैं, जब नीचे रहते हैं तो रियल एस्टेट के ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं को ब्रोकन लिंकेजेस हैं यहाँ पे अभी भी, लेकिन उन लिंकेजेस को अभी हमने स्ट्रॉन्ग करना है। और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी इन्हीं लिंकेजेस की स्ट्रेंथ की वजह से बनती है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हमारी जो बन रही है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम इन्फ्लेशन की बास्केट देखें तो उसमें 40% जो है वो हमारा खाना पीना है, फूड है। और उस 40% के अंदर हम देखें तो अभी आगे पिछले महीने की इन्फ्लेशन देखें तो उस इन्फ्लेशन की सारी जो एक मंथली नंबर रिकॉर्ड हुआ था वो मेजरली वो जो हुआ था टमाटर की कीमतों से हुआ था। टमाटर की कीमतें हैं अब, और बहुत सारी इस तरह पेरिशल कमोडिटीज है, उस पर मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है वो मिनिमल होता है। फिर उसके अलावा एनर्जी जो पास ऑन प्राइसेस हैं, जैसे हमने सारी ये बात बताई है, तो वो भी वो बहुत बड़ा नंबर है। फिर इन उन और फिर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, तो चूंकि हमारी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय रोड है, और बाय रोड मेजॉरिटी बाय रोड है, और वो उसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर आता है। तो उसमें भी इनएफिशिएंसीज है। तो इन सब चीजों को देते हुए तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो होती है वो खाने पीने की कीमतें जो ऊपर जाने से होती है, ग्लोबल कमोडिटीज ऊपर जाने से होती हैं, और एक्सचेंज रेट के डिप्रिसिएशन से होती हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे करने से वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा एंड नहीं होती है। डिमांड का फैक्टर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि डिमांड के फैक्टर को ही स्टेट बैंक कंट्रोल कर सकता है, और हम स्टेट बैंक को यही हमेशा एडवोकेट करते हैं कि वो डिमांड को ही रोके, कि उसको उसको रोकने के लिए वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और तरह के मेजर्स लेता है, वो कर रहा है, और उसकी वजह से ये काम हो रहा है। लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन एंकर इसलिए नहीं हो रही कि बहुत सारे डिमांड के फैक्टर जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के डोमेन में नहीं आते इस तरह से। इसलिए मैं एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सचेंज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपकी डिमांड को कम कर रही है, और जो इन्फ्लेशन एक अपनी तरफ से ज्यादा हो रही है वो एक अपनी डिमांड को कम कर रही है। और उसके बाद आप सेवर को आप अगर थोड़ा पैसे और आप देने लग जाए तो वो भी चीज आती जा रही है। और दूसरा आपने बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी के रेलेवेंट हो जाती है। अभी जैसे जमाल ने अपना ये जो वो यील्ड कर्व दिखाया था, तो इसमें यील्ड कर्व जो था वो 11% समथिंग से लेके 12% समथिंग पे था, जबकि आपका पॉलिसी रेट तो इसको कौन है 10% पे खड़ा हुआ है। तो आपका पॉलिसी रेट तो इररेलेवेंट हो गया है, और ये पिछले कई महीनों से इररेलेवेंट हुआ हुआ है। ये जब से ये 7% से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू किया है, तो स्टेट बैंक जो है वो थोड़ा बढ़ा रहा है, मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर हम देखें मार्केट रेट ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं, काइबोर तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, ट्रेजरी बिल और पीआईपी की जो यील्ड्स है वो ऑलरेडी ऊपर हो चुकी हैं। और आप देखें तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी रेट है वो सिर्फ आपकी डिपॉजिट से लिंक है, क्योंकि डिपॉजिट में हमने जैसे बताया था कासा जो 70% के करीब है उसमें आधा जो है सेविंग है, और सेविंग अकाउंट जो है वो पॉलिसी रेट के फ्लोर से लिंक है। तो आपका सेविंग अकाउंट रेट बढ़ नहीं रहा, लेकिन आपकी लेंडिंग के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक एक पूरा ट्रांसमिशन भी नहीं हो पा रहा है उस तरह से। तो इसमें बहुत सारे गैप्स है, बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, और इसको आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर करने की बात है। और स्टेट बैंक को जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में जो काम करना चाहिए, जो चैलेंज है उसके ऊपर, जिसमें वो अभी तक जो है वो कोई इतना खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सका, वो ये है कि ये करेंसी इन सर्कुलेशन को हमने कैसे कम करना है। हमने जो पैसा जो कैश की फॉर्म में इकोनॉमी में घूम रहा है उसको सिस्टम में कैसे लेके आना है। उस पे पैसे को लाके हमने प्राइवेट क्रेडिट को कैसे बढ़ाना है, और उस प्राइवेट क्रेडिट को जब बढ़ाएंगे तो हम अपनी डिमांड को कैसे लिंक करेंगे थ्रू स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट से। फिर दूसरी फिस्कल साइड को देखना है कि हमने फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करना है, हमने टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाने हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली उसकी फाइनेंसिंग की ऑल्टरनेट एवेन्यूज क्या हैं। क्योंकि पहले तो हमारे ऑल्टरनेट एवेन्यू था कि हम स्टेट बैंक के पास चले जाते थे, स्टेट बैंक से हम बोरो करते थे।
अब स्टेट बैंक की बोरोइंग जो है IMF की मिशन के मुताबिक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो अब वो थ्रू आउट बैंक्स पे जा रहा है। तो बैंक्स के अलावा आपके पास और रेवेन्यूज क्या है? NSS फंडेड नहीं है, और आप प्राइवेट कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। जब तक ये लिंकेजेस नहीं बनेगी, जब तक इकोनॉमी के सारे वेब इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन वीक रहेगी। तो ये एक छोटी सी बुनियादी सी बात मैंने आपके सारे इसमें ऐड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी बात है कि हमें रुकना हुआ, आपको जवाब अच्छा नहीं दे रहा, बट let me just I agree on couple of points कि जो स्टेट बैंक है वो बड़ा काइंड ऑफ रिसेप्टिव है। तो यही जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली इस पूरे काम के लिए जो स्टेट बैंक से मिली हाईएस्ट लेवल पे हमारी जो बट आई कम टू यू ऑन द सेकंड राउंड। I leave you with one question जिसका आप रिस्पॉन्ड कर सकेंगे in 3 minutes नेक्स्ट राउंड जब मैं आता हूँ डॉक्टर साइमा के बाद। लेकिन हम अगर ये कह रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट सही होगी तो फिर स्टेट बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, तो वो तो नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि जब आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे जा रहे हैं, स्टेट बैंक हैज टू डिलीवर बाय इट्स मैंडेट। ये चैलेंजेस सारे के सारे सही हैं। हमने बहुत सारे ये अपने जो पेपर मेरे को लिंक आपको उसका सॉफ्ट लिंक भी भेज रहे हैं और आपको हार्ड कॉपी भी भिजवा रहे होंगे, उसमें लिखे हुए रखे हुए बहुत सारी चीजें। बुनियादी सवाल ये है, इस सारी सर्कमस्टांसेस के होते हुए स्टेट बैंक किस हद तक डिलीवर कर सकता है? क्योंकि अगर हम ये डिस्कशन रखते हैं कि पहले डेट टू जीडीपी रेशियो सही होगी तो फिर स्टेट बैंक डिलीवर करेगा, तो देन फॉरगेट इन्फ्लेशन टारगेट। हम नहीं कर रहे इसको। हम ये कह रहे हैं इस डिबेट में कि कुछ कंपोनेंट तो इन्फ्लेशन का होगा जो स्टेट बैंक के कंट्रोल में होगा, जो डिमांड साइड आप उसको कह रहे हैं। तो एक ये है कि वो कैसे किया जाए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो आपकी तरफ आऊंगा वो ये है कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस के होते हुए अज्यूम कर लें कि ये चेंज नहीं है, स्टेट बैंक ऐसे कौन से 2-3 काम करे जो डिलीवर कर सके, कम से कम टारगेट के करीब आ सके। So that will be my question when I come to you in the next round. और आपका एक बड़ा अहम पॉइंट था कि जो एकेडमिया है वो इस डिस्कशन से बाहर है। जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के कोर्स की हद तक तो है, तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में। और या फिर इसी प्रपोजल दी कि जो स्टेट बैंक है उसको चाहिए कि वो एकेडमिया के रिप्रेजेंटेटिव को या सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव को SDPI को DCU को या कोई भी और इदारे हैं उनको एंगेज करें। we have very well noted data हम इसको पहुंचा रहे होंगे स्टेट बैंक। लेट मी नाउ आस्क द एकेडमिया एक्चुअली इसकी रीजन क्या है? क्या एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेस नहीं है, या जो एकेडमिया है वो भी कहता है कि चलिए ठीक है यार काम चल रहा है, चलने दिया जाए। पॉलिसीज तो IMF के जरिए से बनती है, फाइव स्टेप्स से काम कर रहा है पॉलिटिकल कैसे will come to you, sir. Actually, we will be coming in the next round after the questions one day. So I'll be just asking my colleague sitting हमारी आज की जो host भी है basically Dr. Saima Sarwar sir, Associate Professor Department of Economics, Government College University. तो डॉक्टर साहब अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि ये जो है एकेडमिया के बारे में ये परसेप्शन कि कम है उसका रोल पॉलिसी में, that was my question. Thank you, Dr. Sajid. You talked about whether there is lack of acceptance or lack of access. Due to lack of access, there is lack of acceptance. And then I will agree with Ali Hazrat Sahab that there is a missing link between such kind of stakeholders who are actually directly involved in policy making and we are academicians. Definitely, we are confined to just only monetary economics course, but due to this gap, we are not in that side of the policy. And this is the major problem, and this is the major gap which is required to be filled. And in this regard, yes, we can play our role as academicians by creating
economic literacy by relating financial literacy to various awareness campaigns. But again, those campaigns must be sponsored, must be coming from such stakeholders because they are knowing the market situation. We are just here to inculcate those things into young minds which can be there again into the market. Again, like circular flow sort of math. This gap is required to be filled. We are here to support in this regard. Just मैं request कर सकूँगा कि हमें चम्मच की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा प्रोसेस को. I really thankful. Sorry, आपकी चाय स्टार्ट कर रहा हूँ. So if this gap is going to be filled, then we can get our best. Data accessibility is not there. Accessibility towards those organizations working institutional setup, institutional arrangements are not there. So if our students are not getting access towards these organizations, definitely we cannot give our best through the academics. All this is creating a gap between research and practice. We are telling them what and how knowledge is working it. We are telling them the mechanism, but they are outside the universities, world is different. As you said, there are many intervening sectors like IMF, like other third-party interests which intervene, and the whole mechanism or transmission system gets disturbed. So there, what we think that this research and practice gap must be filled or can be filled through these kind of collaborations, these kind of interactions between think tanks, between State Bank of Pakistan and other stakeholders like Minister of Finance, Minister of Commerce should be here for giving us or for highlighting those issues which we need to cover through the economic or through creating economic literacy among students. So this is a very important thing. We are doing here things, but the gap is only between practice and the things we are inculcating in the minds due to these kind of missing links. Second, most important thing, what academics can do, academicians can do, or how academics can play their role here. We should introduce SBP chairs, as we discussed in the last meeting as well, as there should be those kind of initiatives in each university. And when such meetings are in either State Bank, in either Minister of Finance, Minister of Commerce, when these stakeholders sit together, the heads of those chairs must be there, just to represent the recent research done by their students. So this is also one of the ways that how we can play our role and we can hit the right target, what the requirement of economy is in these current times. So otherwise, if such kind of collaboration, such kind of representation is not there outside the academics or outside the universities and colleges, then it will always, like, there will always remain a black box mystery which we cannot open until we reach at this kind of collaboration activity. So these are few things I think which can help the real world as well and the universities and academicians to improve their efficiency, to improve their delivery towards the right direction. This is my point. That's all. Thank you. I have an additional thanks to you for saving me time to get back to. So you can see this is the minimal role of the academician. Yeah, we agree. अगर आप लोगों के कुछ questions हो please before I go to some final round for some comments. सर आप कुछ कह रहे थे please mic है किसी के पास अगर mic ले सकते हैं आप इधर आ जाओ. I'll just take 2-3 questions and then I will have 5 questions with them and I'll come back with my round. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for arranging this seminar in academia, because this is very right step to engage with the academia, because when you start doing seminars, we are so much busy in our classes that it is perhaps our main focus is on the teaching and research, right? And doing the supervising the basis of the students rather than doing some practical research. Right, this is the positioning and current practice of academia that needs to change.
Coming back to my questions, actually that stems from emphasis upon the role of SBP in the inflation targeting. Given that the State Bank of Pakistan has a mandate to stabilize the inflation, the role of fiscal policy in a survey is very, very important. And that is the risk factor as well. तो उसको कंट्रोल किए बगैर मेरा ख्याल ये है कि आप ठीक नहीं कर पाएंगे, एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं हो पाएंगे. So we need to focus on that. I think we need to address it as well through some kind of mechanism. इसको कैसे इस सारे प्रोसेस को ठीक करना है. ये ऐसे ही सिर्फ कहना मुनासिब नहीं है कि इसको ठीक नहीं हो सकता. That is just assume the way. That is a risk factor. That is not assumption. उस रिस्क को मैनेज करना है, मिटिगेट करना है, इस तरीके से कंट्रोल करना है, because that is what is important for the stability of the economy. Last point in my and that is with reference to the management of the fiscal policies, the execution of the, because this is a complex thing. We start from how monetary policy is made, fiscal monetary policy board of that. Then the central banking level is the bigger domain. Then into coordination and with the fiscal policy, the finance, we have say political economy. This can the multiple stakeholders involved regarding the so इतने सारे stakeholders के दरमियान में से आप स्टेट बैंक में सिंगल आउट कर जाते हैं कि इसका काम ये है कि इन्फ्लेशन को मैनेज करें, एक्सपेक्टेशंस को फॉर एग्जांपल मैनेज करें जो कि स्टेबल इकोनॉमी के लिए उसका मतलब ये नहीं होता है कि वे विल बी बाइंडिंग स्टेट बैंक और प्रोफेशनली जब आप किसी चीज को बाइंड कर रहे होते हैं थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस और जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं जिसकी तरफ रिजल्ट्स हम रेफर कर रहे थे जो कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल भी हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, राइट. उस दौरान में जो कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज गोइंग टू मिस द टारगेट्स और उसके ऊपर बैशिंग नहीं होनी चाहिए सेंट्रल बैंक की, स्टेट बैंक की, या टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे. और आखिरी बात सर मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दैट इज द पॉलिसी लैग. Policy lags go without taking them into the consideration. Fiscal policy has shorter monetary lags as compared to the monetary. और third thing जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ कि flexible exchange rate के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे तो inflation expectations को manage करना और भी मुश्किल होता है. So this is very complex thing. इसको हम बड़ी simplify करके one line statement के अंदर बोलना चाहते हैं कि state bank responsibility for expectations को manage करना. This was my input. But thank you very much for giving me a green line. The space where you can express its views. Thank you. Thank you. Thank you. Any other questions? I'll take one more question and then I'll go back to panelists. No questions. दो जगहों पे question नहीं आते यार वो सब समझ आ गया था जैसे समझ नहीं आया. Okay. Please. सर. कैसे? दिशा कैसे? बस मैडम ने अभी कहा कि एकेडमिया का रोल जो है इतना एक्टिव नहीं रहा जितना चाहिए. और मेरा सवाल ये है कि स्टेट बैंक ने एकेडमिया को अपने साथ लिंक अप कब किया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कब लिंक अप किया. दूसरा ये कि जैसे कि अभी ये साहब हमारे हैं कि स्टेट बैंक को हम मॉडरेट एग्जाम देना है तो इट्स राइट जो लोकल माफियाज बैठे हुए हैं जिसमें अभी प्राइसेस की बात हो रही थी. एक साइड है एग्रीकल्चर की जिसमें हमारी जरी फसलें आती है जैसे टमाटर, प्याज, आलू. एक साइड है जो हमारी प्रोडक्शन में चीनी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग है. तो जब उनकी तरफ से बिना वजह प्राइसेस बढ़ा दी जाती है तो वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का प्राइस बनता है जिसके अंदर वो के ये गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल इसको गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना चाहिए. लेकिन ये एक जो बड़ी वजह है मॉनेटरी पॉलिसी उसके ऊपर कैसे असरअंदाज होगी उसको देखते हुए कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में मार्केट रेट बढ़ा है. लेकिन असल फैक्टर जो होता है उसकी तरफ शायद कितनी वजह होगी. थैंक यू जी. अहमद बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आ गया है ये किसकी जिम्मेदारी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना. हमें इस पर थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ जो मुझे लग रहा है कि डिस्कशन वन क्लैरिटी वी आर नॉट बैशिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. वी आर वर्किंग विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ये स्टडी आज तो प्रेजेंट की जा रही है स्टेट बैंक के साथ. हैविंग ए क्रिटिकल अप्रोच नए रोल में क्या करने की जरूरत होगी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बैशिंग. दैट इज सजेस्टिंग द वे फॉरवर्ड हाउ टू डू.
So Ahmad Jamal साहब, किसकी जिम्मेदारी है इन्फ्लेशन को डिलीवर करना और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, या हमें क्या नहीं स्टेटमेंट? जी नहीं, अब तो आई थिंक क्लियरली स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, अब इसमें क्या डाउट रह गया? दे हैव साइंड अप टू इट, लॉ भी पास हो गया, दे हैव ऑल द टूल्स। बाकी तो हम मैकेनिज्म्स की वी कैन ऑलवेज डिस्कस द मैकेनिज्म कि उसमें फिस्कल पॉलिसी किस तरह ट्रांसमिट हो रही है इन्फ्लेशन को ड्राइव करने के लिए, या उसमें लेट्स से एग्रीकल्चर प्राइसेस का क्या रोल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि हाउ टू ब्रिंग इन एक्सपेक्टेशंस डाउन, राइट? आई मीन, so one way you normally go by in literature is by reputation, कि अच्छा जी आपने कह दिया and then everyone believes you, आपकी इतनी अच्छी reputation है तो we'll just, हम next time जब हमें अपनी wage जो है वो bargain करनी है, we'll go for 5 to 7% rather than 10%. ये तो होने से रहा, क्योंकि I think जो institutional legacy है वो तो I don't think people will just believe in what the state bank or any government institution tells them. Second thing which is जिसमें आ जाता है कि स्टेट बैंक के पास कितना कंट्रोल है कि जो मैं पहले बात कर रहा था फिस्कल अथॉरिटीज को, लेट्स से जो फिस्कल बोरोइंग है एंड देन ऑल ऑफ दैट ड्राइव्स अप मनी सप्लाई एज वेल। अब इन प्रिंसिपल तो अगर आप पेपर पे देखें तो ये जो लॉ हमने पास किया है दैट इफेक्टिवली गिव्स ऑल द टूल्स द स्टेट बैंक वाज आस्किंग फॉर टू बेसिकली टर्न अराउंड एंड से नो टू द गवर्नमेंट कि नहीं जी हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो अंडरमाइन होगा और हम आपको नहीं लैंड कर सकते, जिस तरह फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने लैंड किया था 2019 में। अब ऑन पेपर दिस इज फाइन, द स्टेट बैंक कैन डू दिस एंड द स्टेट बैंक ideally should do this, but there's also a question about to what extent state bank can turn around and say no to the government when arguably the law does not really have strong political support. ये issue आ जाता है कि you have got IMF, वो आते हैं and then given the conditions they sort of force a law onto you and then we expect the law to deliver. शायद ये fiscal जो debt ceiling का law है, I don't know उसकी क्या background है, maybe वो उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह ही हुआ होगा, लेकिन तो वो जो political आपको room चाहिए to maneuver, I'm not sure to what extent that's there, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में यूएस को उठा के देखें, जन पॉल वॉल्कर की हम एग्जांपल देते हैं कि ही इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, तो उसमें भी बड़ी ब्रॉड बेस सपोर्ट थी उसको, पॉल वॉल्कर जो कि फेडरल रिजर्व का प्रेसिडेंट था, स्टेट बैंक गवर्नर ऑफ द यूएस, पॉलिटिशियंस से, सेनेटर्स से, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हु बेसिकली टोल्ड देम दैट ओके फाइन गो अहेड विद इट एंड देन वी विल सपोर्ट यू. So coming back to answer your question again, I think the responsibility lies with the state bank. The government and the legislature has given them all the tools they were asking for. Now, obviously, they have to sort of take the lead in this and then sit together with the stakeholders, with the Ministry of Finance, with the politicians, and sort of explain to them that this is what needs to happen if they want them to deliver on the mandate. But clearly, it's the state bank's responsibility from this point onwards, I think. Thank you so much making my life easy. मैं हॉल में बैठा था तो मुश्किल था यहाँ से चैलेंज करना, तो आपने यूके में बैठ के चैलेंज कर दिया, तो that is good call. I come to you with one more round, the last round, that will be give us 3 key proposals that state bank should do. That these are 3 things that exactly needs to be done अगर state bank ने deliver करना है. I would be particularly interested institutional level पे जो state bank के control में, क्योंकि बात होता है जो आपका प्रोफिटेबल नहीं है वो एक एक्सक्यूज होता है. So I would like to listen 2 to 3 things जो आपको लगता है कि स्टेट बैंक का प्रोफिटेबल कंट्रोल में है, it can do and it should do. I'll come back with और ये इतना शॉर्ट होगा कि we'll give you just 1 minute, so please structure your thoughts. I'll be back. अली खिज़र साहब, I'm coming to you और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमारे यहाँ जैसे ये डिस्कशन अभी भी is coming from academia that inflation controlling is not a responsibility of a central bank, it's a state bank. The correction is that while I don't agree, but for you I'm leaving that is equal responsibility. So मुझे आप सब ये बता दीजिए कि ऐसा क्यों है आज तक हम ये कन्वे नहीं कर पाया स्टेट बैंक की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जी साजिद, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी. तो जस्ट मैं क्वेश्चन को रिप्लेस कर दूं. आप
क्या ख्याल आता है कि ये एक अभी तक हम स्टेट बैंक को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं समझे, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से बड़ी दूर की बात है, ऐसा क्यों हुआ है आपके ख्याल में? अच्छा, मुझे आपके सवाल की सही समझ नहीं आई। बहरहाल जो मुझे समझ आ रही है वो आप ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है उस पे इन्फ्लेशन एंकरिंग की एक्सपेक्टेशन क्यों है, और क्या ये सही है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? अब आ रही है जी, पूछे। जी जी जी। ओके, तो यहाँ की डिस्कशन है, वहां से एक पॉइंट निकल रहा है कि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी नहीं है इन्फ्लेशन को डिलीवर करना। हम स्टेट बैंक को बैश कर रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि डिलीवर ऑन लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। ये जो गैप है ये कहां से आया है और स्टेट बैंक क्या अच्छा कर सकता है इसके लिए? प्लीज अच्छा, पहली बात, जी जी, पहले साजिद, मैं ये कहीं पे स्टेट बैंक को बैश नहीं कर रहा कि स्टेट बैंक ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, और स्टेट बैंक की और ये मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये फिस्कल पॉलिसी की मिसकोऑर्डिनेशन की वजह से है। मैंने आपको 4-5 इश्यूज बताए थे, उसमें जो जो मैं अगेन आई कम बैक टू द मेन इशू के जो स्टेट बैंक के अपने हाथ में बहुत ज्यादा है, वो ये है कि बैंकिंग का रेगुलेटर भी स्टेट बैंक है, और जो है मॉनेटरी पॉलिसी की कमांड भी स्टेट बैंक के पास है। तो जब करेंसी इन सर्कुलेशन जो बढ़ रही है, जिससे आपकी ट्रांसमिशन वीक हो रही है, स्टेट बैंक इसके ऊपर काम कर सकता है। मेरे ख्याल में आपको जो स्टेट बैंक के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस जो है जो आपकी पाई है ना विद इन द मनी सप्लाई, जो उसमें जो आपका सिस्टम के अंदर जो पैसा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और अगर आप उसको बढ़ा पाएंगे तो वो आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा, फिर आपकी पॉलिसी टूल ज्यादा इफेक्टिव होंगे। मैं जमाल से बिल्कुल एग्री करता हूं कि यार ये स्टेट बैंक का मैंडेट है एंड दे हैव साइंड ऑफ टू इट, और स्टेट बैंक को ही ये करना है, और वट एवर कम्स इन द टूल्स वो करना है। जैसे कि अगर फिस्कल पॉलिसी प्रूडेंट नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन होना है। जैसे लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आपने देखा होगा कि जो अभी आपकी जनवरी में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उसके अंदर स्टेट बैंक ने आर्ग्यू किया था कि फिस्कल पॉलिसी आपने जो है ना उसमें आपने थोड़ी सी टाइटनिंग की है, आपने नए टैक्सेस लगाए हैं, आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस पास ऑन की हैं। तो इसका मतलब है कि हम अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी चला सकते हैं ताकि हम अपने इन्फ्लेशन को एंकर कर सकें। लेकिन अब मार्च में जाके हम देखें तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है वो बिल्कुल एक जो है यू टर्न आ गया है। वो पॉलिटिकल रीजन है, वो कितनी देर रहता है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, बट उसको देखते हुए स्टेट बैंक को अब अपने आप को थोड़ा ज्यादा टाइटन करना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक बैलेंसिंग एक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिस्कल साइड तो उसके कंट्रोल में नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने कितनी बोरिंग करनी है ये तो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो पैसा आप सिस्टम में बढ़ाना कैसा है ये तो स्टेट बैंक कुछ इस पे काम कर सकता है। और दूसरा ये है कि जिस तरह की फिस्कल पॉलिसी चल रही है उसके रिस्पॉन्स में मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉम्प्ट चेंजेस होनी चाहिए, ये तो स्टेट बैंक के कंट्रोल में है। तो स्टेट बैंक को ये चीजें करनी चाहिए, और स्टेट बैंक कोशिश कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि स्टेट बैंक नहीं कोशिश कर रहा, मैं कहीं से ये बैश नहीं कर रहा, बट अपनी कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और मैंने उसकी वजह बताई भी थी आपको कि एक्सटर्नल शॉक्स आए हैं पिछले 2 साल में, इस वजह से नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर हम 8 साल देखें तो स्टेट बैंक तो कोशिश भी नहीं कर रहा था मेरे ख्याल में। आपके स्टेट बैंक जो है जब एक डेवलपमेंट साइड पे ज्यादा फोकस था इशरत साहब के टाइम पे शमशाद जो थी वो उन्होंने मॉनेटरी साइड को बहुत ज्यादा एक्टिवली परसू किया था, लेकिन उसके बाद से वो नहीं हो पाया, और अब स्टेट बैंक कोशिश कर रहा था तो उसके शॉक्स की वजह से वो नहीं कर पाया। तो अब वो वापस आ रहा है तो उसको कहाँ कहाँ चीजों को बेहतर करना चाहिए, वो मेरे ख्याल में इनको उन एरियाज में जहां से उनकी मनी सप्लाई के अंदर कंट्रोल बढ़ सके, और जहां पे फिजिकल साइड पे भी स्पेस आपकी क्रिएट हो सके, उसके बाद प्राइवेट क्रेडिट की उन चीजों के ऊपर उसको काम करना चाहिए। और जैसी फिस्कल पॉलिसी चल रही है उसके रिस्पॉन्स में एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी आनी चाहिए ताकि बैलेंस रह सके। ये एक बुनियादी बात है जो हमें देखना है कि जो आप स्टेट बैंक के कंट्रोल में है और जो स्टेट बैंक का मैंडेट है उसको उस पे काम करना है वन वे दी अदर। With greater clarity, now we understand it. So let me have a final round, but I'll go in reverse order. I'll start with Dr. Saima for final proposals in 1 minute. But I can take one question if somebody has a question.
जी प्लीज। जी जी प्लीज। मैं ये पूछना था कि चूंकि अब पाकिस्तान का जो हम देखें आमतौर पे सबसे बड़ा मसला महंगाई हो गया है और IMF की भी डायरेक्शन है, तो उसकी वजह से जो ये अमेंडमेंट आई है तो इसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगी वो प्राइस स्टेबिलिटी होगी। इससे पहले जो थी वो सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज का। तो क्या आप ये समझें कि स्टेट बैंक ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही उसका मेन पर्पज है, या कि हम ये समझेंगे इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान का कोई और मेन मसला होगा रिलेटेड टू ग्रोथ या कोई और, तो ये पॉलिसीज फिर उसी तरह नई अमेंडमेंट्स के जरिए चेंज कर दी जाएंगी? This is an excellent question. So let me start in reverse order. Dr. Saima, please have 1 minute. Yeah, thank you, Dr. Sajid. I will conclude here by giving a few points, rather one point that how academics can play their role or how they can play their part in controlling or in making the masses behave in a proper way for inflation expectations. Definitely it's a behavioral concept, and for this purpose you need to have again the same thing that accessibility should be there. Such kind of collaboration, awareness campaigns or seminars and consultative sessions should be there, which would help our students that how to move on and what should be the agenda and what is the national interest right now the government is working upon. So this is the one way that representation of academics should be there in those organizations. As I have given one proposal that state bank chairs, introducing the state bank chair is one of the very important or vital steps that our representation can be there and we can be more productive in our delivery from these institutions and organizations. Thank you so much. Just to, I mean, after that, I share this thought and जो हमारी स्टडी आप लोगों के सामने टेबल पे पड़ी है, this is one of the proposal कि जो डिसीजन मेकिंग है स्टेट बैंक में सेंट्रल बैंकिंग की या मॉनेटरी पॉलिसी की, that needs to be more participatory in terms of gender also. बहुत कम रोल रहा है हमारे यहाँ जेंडर का, एक आध कोई फीमेल नंबर रही है, अदरवाइज we have a detailed analysis in our paper. और उसी में हमारी ये प्रपोजल भी है कि जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी फॉरम पे होनी चाहिए. And we do agree, and this is what Dr. Amin was also emphasizing. So, coming back to you, आपकी जो particular field है, जो खास वो communication है, you actually communicate monetary policy to public at large. आप state bank की communication को क्या 2 से 3 steps suggest कर सकते हैं, खासकर जो monetary policy की communication है उसको बेहतर किया जा सके, particularly in 1 minute, please. Thank you. जी आप मेरे से बात कर रहे हैं साजिद? जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपका जो एक बड़ा बुनियादी कंट्रीब्यूशन रही है मॉनेटरी पॉलिसी में और सेंट्रल बैंकिंग में, वो ये है कि आप कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक एट लार्ज को स्टेट बैंक की जो डिसीजंस हैं, जो उनके एक्शंस हैं, सारी चीजें. उस सेंस में आप क्या 2 से 3 प्रपोजल्स देते हैं कि स्टेट, क्योंकि एक ये बड़ा कंसर्न है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, और इसकी रियलाइजेशन स्टेट बैंक के अंदर भी है हमारी जब उनसे मुलाकात. वो क्या 2 से 3 स्टेप्स हैं? हमारी ये स्टडी बड़ी डिटेल से बताती है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को कैसे इम्प्रूव किया, बट इन जनरल 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स आप क्या बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर किया जा सके? जी थैंक यू साजिद. एक तो ये है कि जी आपने मुझे कहा कि मैं पब्लिक एट लार्ज पे कहता हूँ. अनफॉर्चुनेटली जी हम होते तो पब्लिक डोमेन में, बट एट लार्ज पे नहीं होता. आप जैसे कि यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप जिनसे पूछ लें जी कितने लोग हमें पढ़ते हैं, तो इससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितना पब्लिक एट लार्ज पे आते हैं. तो कम्युनिकेशन देखें जी, इसमें वो बात यह है कि स्टेट बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है उन्होंने कुछ चीजें उन्होंने बेहतर की हैं जो उसको और करना चाहिए. पहले तो मैं उनकी तारीफ करूंगा जो चीजें उन्होंने कुछ अच्छी की है जो पहले नहीं थी. एक तो जी उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस देना शुरू कर दिया है जो पहले हमारे यहाँ नहीं थी, तो वो फॉरवर्ड गाइडेंस जो है एक बड़ी अच्छी चीज है.
और ये स्टेट बैंक को अपनी जो है फॉरवर्ड गाइडेंस को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको और क्रेडिबल करना चाहिए और उसको लेके आना चाहिए। दूसरा, स्टेट बैंक जो है जब से ये नई टीम आई है रजा बाकिर जब गवर्नर बनी है, तो उसके बाद से ये एक मॉनेटरी पॉलिसी पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी एनालिस्ट ब्रीफिंग करती है। इससे पहले स्टेट बैंक के कन्वेंशन ये था कि वो 2 दफा मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बता दूं, 2 दफा मॉनेटरी पॉलिसी देता था साल में, और उस 2 दफा देने की वजह से जो था और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर उन्होंने 2 से ज्यादा कर दिया, हर 2 महीने बाद कर दिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 महीने में 2 दफा साल में होती थी। तो अब इन्होंने यह कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही 2 दफा रहेगी, लेकिन उन्होंने एनालिस्ट ब्रीफिंग कर दी है। अब उसमें यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर जो है उसको उन्होंने काफी एक्सपैंड कर दिया है। मैं देखता जा रहा हूँ लोग ज्यादा आते जा रहे हैं, तो इस तरह से एकेडेमिया के जो लोग हैं इनको भी आना चाहिए, जीसी से आए, लाम से आए, एलएससी से आए, आईबीए से आए, और यूनिवर्सिटी जो है जो उनको भी लेके आए, ताकि वो एक लिंकेजेस बन सके, और फिर यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं या जहाँ पे जो हैं इनके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स तक भी कम्युनिकेट हो सके। दूसरा ये है कि इसकी थोड़ा स्टेट बैंक को अपनी कम्युनिकेशन को और ज्यादा बड़ा करना चाहिए, और उसकी वीडियो इंटरेक्शन जो होती है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, ताकि मासेस तक ज्यादा पहुंच सके। और मॉनेटरी पॉलिसी का लिंकेज जो है आम आदमी से वो किस तरह इस्टेब्लिश करना है, इसके ऊपर जो है ये एक चैलेंज है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो है ये बड़ी जरूरी हैं, और मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को आहिस्ता आहिस्ता इन पे काम कर रहा है और करना चाहिए। और क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है कि स्टेट बैंक सोच क्या है। आपको तो इतना पता चलता है जी कि पॉलिसी रेट 25 पैसे 50 पैसे बढ़ा है या नहीं बढ़ा, लेकिन उसके पीछे उसकी सोच क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उस थिंकिंग प्रोसेस का इकोनॉमिक एक्टर्स को पता चलना और उनका बिहेवियर उसके मुताबिक करना, यहीं से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर होंगी। तो वो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ ये चीजें करनी चाहिए, और बाकी आप जो बता रहे हैं वो भी जरूर हमें बताइए, ताकि हम अपने फोरम पे उसको कम्युनिकेट कर सकें कि एसपीडीएपीआई ये कह रहा है अपनी स्टडी की बेस पे कि ये चीजें नहीं अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए करना चाहिए। थैंक यू। लकीली हम आपको ये स्टडी दिखा रहे होंगे, उसमें जो हमारी एक प्रपोजल की बड़ी डिटेल्स है वो यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेटमेंट है उसके 4 से 5 कंपोनेंट होने चाहिए। ये डिसीजन क्या है, ये डिसीजन क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, आम आदमी पे, और उसकी कोर्स का एक्शन क्या हो सकती है। दिस इज एग्जैक्टली इन लाइन with जो एक डिटेल्ड बैकग्राउंड है आपके डिसीजंस का वो होना चाहिए। So this brings me to final intervention from Dr. Ahmad. Dr. Ahmad, मुझे लगता है एक चीज जो बड़ी अहम है वो जो बात आ रही है अली की से भी डिस्कशन से भी, जो राइट सिग्नलिंग है वो बड़ी अहम हो रही है। अगर आपको फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, जैसे अली ने भी कहा कि आपका जो यील्ड कर्व है वो इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल मिसमैच होना है, तो इट मीन यू आर सेंडिंग द रॉन्ग सिग्नल, एंड दैट tells to the market कि state bank is not committed to deliver on inflation। और ये exactly वो सवाल है जो मैं यहाँ से बड़ा अहम आया एक स्टूडेंट से कि, और स्टेट बैंक ने जो ये कहा भी है कि हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे जा रहे हैं, हमने भी ये प्रपोज किया है कि 2020 जब 2021 में जब एक्ट आया, लेकिन उसमें मुझे लगता है एक जो रिस्क रहेगा कि वो जो ट्रेड ऑफ्स होंगे वो कैसे मैनेज होंगे। I would just like to have your 1 minute intervention. How State Bank can send the right signals to the market. I am committed to deliver on low and stable inflation, which is a medium-term target set by the government. Our State Bank can do. Any 2-3 steps. Thank you. जी, I think कुछ चीजें तो already discuss हो चुकी हैं। कुछ I think one thing which didn't get mentioned is जो स्टेट बैंक के अंदर अपने इंटरनल एस्टिमेट्स हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को लेके, आई थिंक वी नीड अ लॉट मोर इन्वेस्टमेंट इन दैट। जो मैं शुरू में आपको स्टेटमेंट्स दिखा रहा था, स्टेट बैंक तो ऑलरेडी थिंक कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एंकर्ड हैं, हम यहाँ पे बात करें एंकर्ड नहीं है, तो दिस इज अ वेरी बिग गैप, क्योंकि अगर वो उनको लगता है कि एंकर्ड हैं तो दे विल मेक वेरी डिफरेंट पॉलिसी डिसीजंस कंपेयर टू इफ दे थिंक एक्सपेक्टेशंस आर नॉट एंकर्ड। तो आई थिंक ये तो एक इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए टू हैव बेटर एस्टिमेट्स फॉर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस।
And obviously, once you have that, and then you can obviously use those for better communication as well, given the reliability of the survey data. Second, about the trade-offs, I think trade-offs ke liye ek aur cheez, what is a lot more important is we need a lot more transparency around the inflation target itself as well. It shouldn't be कि स्टेट बैंक ने एक प्रेस रिलीज इशू कर दिया और उसमें लिखा हुआ है कि टारगेट जो है वो 5 to 7% है, या NEC ने अनाउंसमेंट कर दी कि 5 to 7% है. We do need a lot of clarity कि किसने टारगेट सेट करना है, कितना वो टारगेट की रेंज क्या होगी, and then over how long a period that has to be achieved. और वो टारगेट जो है वो it's not gonna be कि साल के बाद वो टारगेट चेंज हो जाएगा या 2 साल के बाद टारगेट चेंज हो जाएगा. क्योंकि अगर हमने एक्सपेक्टेशन एंकर करनी है तो हम बड़े 5-10 साल की बात कर रहे हैं कि all of us should think that for the next 5-10 years inflation is going to be 5 to 7%. तो वो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो चाहिए वो अभी मिसिंग है, और हमें कहा गया था कि ये लॉ के बाद this will be put in place, but I'm not sure whether that's happening or when is that happening. और finally, तो trade off, I think the trade off part is not that tricky, क्योंकि सेंट्रल बैंक सारी दुनिया में जहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं वो बेसिकली उस ट्रेड ऑफ को माइंड में रखते हैं हमेशा. तो इट्स नॉट कि कॉस्ट पर शॉक ने इन्फ्लेशन को लेट्स से 13% पे ले गया तो सेंट्रल बैंक भी बिल्कुल उसके पीछे जाएगा. तो दे डू लुक एट द ट्रेड ऑफ. तो दिस इज नॉट, आई एम नॉट टू कंसर्न्ड बाय दैट एज सच. एंड फाइनली, आई थिंक द लास्ट पॉइंट आई वांट टू से इज again for expectations and trade off management and all that, I think central bank also needs to make itself a lot more accountable to the parliamentarians, because ultimately that is where the trust element is going to come from, and that is where the reliability or the sustainability of the legislation is going to come from. और अगर वहाँ पे mistrust है and they think it's going to be कि ये सारा IMF imposed है, तो I think that needs to be addressed, and state bank needs to be a lot more forthcoming. Have a lot more sessions with them, make itself accountable to them, to make sure that parliamentarians actually have a very good understanding of what's going on and that everything is happening in the interest of the country itself. So I think that's where I'll leave it. Thank you. Thank you, Dr. Ahmad. Before I just give a summary, I have just requested one introduction. 30 seconds. Actually, बहुत important point है कि how to design your communication strategy. So while communication strategy is being actually made, because the communication of the policy is very important for having the desired impact in the economy. अच्छा, मजे की बात ये है कि जब monetary policy बन रही होती है उसके बाद जब उसको announce किया जाता है, तो for the general public the communication should be different. I'm sure कि SBP करता है इसको short notes के जरिए से कर रहा होता है. लेकिन communication of the monetary policy, especially the target rates क्या होंगे, inflation expected जो है उसको course correction कैसे हो रही है, इसकी जो सारी कम्युनिकेशन है, दिस इज अ बिट टेक्निकल. और जो हमारे मार्केट पॉलिसी, जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकरेज हाउसेस हैं, फिर आपके जो इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिसको डील कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे होते हैं अपने आप को रिगार्डिंग द चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी. तो व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग यू शुड बिल्ड ट्रस्ट, एंड वो जो कम्युनिकेशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जब वो अपनी पॉलिसी को अनाउंस कर रहा होता है तो उसको वो जब फॉलो करेगा, फॉर एग्जांपल उसको शो करेगा, एंड इफ देयर इज डेविएशन उसको रैशनलाइज कर देगा कि हमने इसको क्यों डेविएट किया है. सो दैट इज वेयर द एक्सपेक्टेशन विल राइटली बिल्ट इनटू द एक्सपेक्टेशन सिस्टम, राइट. सो ये मेरा पहले भी पॉइंट था कि इसको अपना जो रोल है उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए और उसको निभाना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. So thank you, very important point. Abdullah, 30 seconds. मतलब कि overall the discussion went through, it was very nice and thought-provoking, और मुझे ये भी खुशी हुई कि बहुत critically हमने चीजों को construct करने की कोशिश की. ये हमारे लिए आगे के लिए एक लाइन बनाएगा इस तरीके से debate को ले चलें. एक आखिरी गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे ख्याल में शायद ही इस कमरे में कोई ऐसा फर्द मौजूद हो जो मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करता हो या सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करता हो. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस डिबेट को जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से उस पर ले आए. तो अगर आज के दिन में आप तमाम दोस्तों का अगर कोई 1 पॉइंट टेक अवे था, जो भी था, कोई तस्वीर है, कोई पोस्ट आप करना चाह रहे हैं किसी भी फोरम पे, चाहे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, हम स्टडी के टॉप पे हैशटैग है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फॉर ऑल. अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर ऑल हैशटैग यूज करके आप कोई भी पोस्ट करेंगे
तो हमारा दफ्तर जो है उसमें से 5 पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करेगा जिस पे बेस्ड रहेगी और उसके सिलसिले में हम आपको तालीम के ज़खायर जो है हमारा पब्लिकेशन का पैकेज है वो गिफ्ट के तौर पे भेज देगा. So please encourage yourself and encourage others to use social media and hashtag should be monetary policy for all. Thank you. ये जो आपने कहा कि हमारे सारे बच्चे के पढ़ने के लिए आपको ये है thank you Ji. I thank you everyone. So before I invite closing remarks, I'll just give a brief summary, quick 2 to 3 points. For one, we are not bashing State Bank of Pakistan. We are actually providing a critical appraisal to State Bank of Pakistan, and State Bank of Pakistan is on this one. Number 2, delivering on inflation is central, primary, and exclusive responsibility of State Bank of Pakistan, and there should be no excuse. Third, linking to this one, जैसे डॉक्टर अहमद ने भी कहा, हमारी स्टडी भी ये समझ करती है, every definite clear target जो है वो बड़ा clearly defined होना चाहिए through secondary legislation. आपका inflation targeting 5% है तो वो लिखा होना चाहिए डॉक्यूमेंट. कौन डिसाइड करेगा वो लिखा होना चाहिए डॉक्यूमेंट. इंडिकेटर क्या होगा वो लिखा होना चाहिए जो साइन बाय गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट. So secondary legislation अहम रहेंगी. और फाइनली फॉरवर्ड लुकिंग अगर जाना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो कि क्रिटिकल है बल्कि एसेंशियल है अगर आपने वाकई डिलीवर करना है स्टेबल इन्फ्लेशन. तो जो इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट है वो बड़ी सेंट्रल होगी. और उसके 2 पिलर्स हैं जहां पे स्टेट बैंक के कंट्रोल में है. द वन इज कम्युनिकेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, कम्युनिकेशन टू इकोनॉमिक एजेंट्स विद अ ग्रेटर क्लैरिटी, विद ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कि हमारा टारगेट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं. Number 2 is the actions. जैसे हमारे तमाम स्पीकर्स ने कहा कि अगर मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो गई है, रिलीफ आ रहा है, तो स्टेट बैंक शुड counteract it through a tight monetary policy, just to give its commitment signal that I am focused on controlling inflation no matter what government is doing. My job is inflation. So right signaling will be very critical. And finally, I just announced कि हमारे नेक्स्ट 2 राउंड्स हैं वो इन्हीं इश्यूज को देखते हैं. नंबर 1 इज पॉलिटिक्स अराउंड एसपीपी टाइम. क्या पॉलिटिक्स है, हाउ टू सेपरेट नॉइज फ्रॉम अ जेन्युइन प्रेजेंट, जो पॉलिटिशियंस के कंसर्न्स हैं. वी विल बी ब्रिंगिंग इट इन मोस्ट प्रोबब्ली मई, और उसके बाद आगे का हो सकता है इफ्तार भी कर लेंगे. एंड लास्ट पॉइंट जो अली ने उठाया और डॉक्टर अहमद ने भी उठाया वो ये है कि आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा टू डिलीवर ऑन लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन. This is about another upcoming seminar. What is the institutional framework? So I thank you on my behalf, SDPI behalf, FES behalf, and before I'll go to now closing remarks to Dr. Saima, who we have left much time. Over to you, Dr. First of all, I would like to thank all of you, especially SDPI and FES, that they came here just to give us insightful thoughts about the recent amendments in SBP Act. This is very important, students. You should have the understanding about all this. The most important thing which Dr. Sajid has mentioned here, that SBP is on board. So this is very important to keep you all in your minds, that this is just to give you knowledge that what's the next step of the government and how the government is actually trying to fight with this rising issue of inflation. What steps are going to be taken by the government to control all this. You should all have reading to this act. You should all, and then you can get a better understanding of today's talk. These kind of seminars and consultative sessions are very important for you actually, because now you are going into the market to serve and deliver what you have learned from these institutions. I thanks again on the behalf of Professor Dr. Babar Aziz that you came and you came here and then you interacted with the students very lively, and you tried to inform them that how you being the academicians, we being the academicians, you from the other organization which is called think tanks, and they are the experts on the policies which are actually the government is trying to observe or realize in actual manner. So how they can interact, they can play a vital role in bringing reform in the society. So it's the time to reform.
And it should not be the way that the government should change first and then the policies should be reformed. There are different perspectives which can be followed, and we should try to bring from change. We should try to bring reform from the bottom to up. This is also one of the ways to change the scenarios, to bring change into the behaviors of the masses. I would like to thank Ali Khizar Sahab. I would like to thank Ahmad Jamal Sahab who joined us here online and gave their best input also and added much in the discussion, ongoing discussion here in this forum. I would like to request to all of you from SDPI and from the experts to join us again on such kind of consultative sessions to make us more informed about recent changes, recent reforms, recent needs of the economy, for which we have to prepare our students in future. Thank you all. Thank you all. Thank you.